अगर एल्फ्रेड हिचकॉक ना होते तो हॉरर, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्रीज फिल्मों में इतनी फेमस ना होती। उनसे, उनकी फिल्मों से इंस्पायर होके आज भी कितनी फिल्में बनती है। उन्होंने हॉरर जॉनरा में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। स्टीवन स्पीलबर्ग, ब्रायन दे पामा, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, डेविड फिंचर, क्विंटिन टेरेंटिनो जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, ये सभी किसी न किसी वे में एल्फ्रेड हिचकॉक से इंस्पायर्ड है। एंड ऑफ कोर्स एम नाइट श्यामलन को हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी फिल्में तो मिरर होती है एल्फ्रेड हिचकॉक की मूवीज की, क्योंकि वो भी सस्पेंस पे ही खेलते हैं। एल्फ्रेड हिचकॉक को मास्टर ऑफ सस्पेंस कहा जाता है। सच में वो ब्लूप्रिंट थे इस जॉनरा के, और आज भी सभी लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो एल्फ्रेड हिचकॉक की साइको और वर्टिगो ज्यादा फेमस है, और क्रिटिक्स ने भी उन फिल्मों को काफी अच्छे से एनालाइज किया है। हालांकि उनकी एक फिल्म है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बर्ड्स की, क्योंकि द बर्ड्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है और ये फिल्म पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आज हम इसको एनालाइज करेंगे। हालांकि फ्यूचर में हम वर्टिगो और साइको दोनों को ही एनालाइज करेंगे। फिलहाल द बर्ड्स पे आते हैं। द बर्ड्स एल्फ्रेड हिचकॉक के करियर में लेटर हाफ में आती है। ये फिल्म 1963 में आई थी और ह्यूमन वर्सेस नेचर की थीम सबसे पहले हमने इसी फिल्म में देखी थी। ये फिल्म कई सारी चीजों पे कमेंट्री करती है, जैसे कि एनवायरमेंटलिज्म, वायलेंस और जेंडर रोल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है इस फिल्म को देखने के बाद, कि आखिरकार बर्ड्स ने अटैक क्यों किया था। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मेन थीम यानी कि एनवायरमेंटलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म एक हार्श कमेंट्री है कि जब इंसान नेचर को नुकसान पहुंचाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हार्श हो सकते हैं, कितने खौफनाक हो सकते हैं। देखो, फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में हमें एक बर्ड शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स केज में रखी हुई है। अलग अलग तरह की बर्ड्स है, और इस बर्ड शॉप में हमें इस फिल्म के लीड कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मिच और मेलेनी है। और ये दोनों भी यहाँ पे बर्ड्स खरीदने ही आए हुए हैं। अब देखो, ये जो बर्ड शॉप है ये रिप्रेजेंट करती है कि बर्ड्स यानी कि पंछी खुले आसमान में उड़ने के लिए बने थे, पर इंसानों ने उन्हें कैद कर दिया, पिंजरे में रख दिया, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लोग घरों में तोता पालते हैं, फिश टैंक में फिश रखते हैं, जबकि तोता पिंजरे में रहने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, वो तो खुले आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुआ है। एक मछली की डेस्टिनी वो फिश टैंक नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद तो नदी से होते हुए समुद्र तक पहुंचना है। अगर हम उसे फिश टैंक में बंद करके रख देंगे तो फिर कैसे चलेगा। पहले यहाँ पे हरा भरा जंगल हुआ करता था, फिर लोगों ने जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए, और जो पंछी इन पेड़ों पे रहते थे उन्हें वहां से उड़ना पड़ा। हमने उनका घर तोड़ दिया, उन्हें वहां से निकाल दिया, उनकी जगह से निकाल दिया, और वहां पे हमने कंक्रीट के जंगल बना लिए, कंक्रीट के महल बना दिए। पर उन पंछियों का क्या, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा? और जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर भी उसका रिवेंज लेता है अपने वे में, और यही हमें आगे फिल्म में देखने को भी मिलता है। और मैं आपको समझाऊंगा कैसे, उस पर भी आएंगे, पर अभी आप ये समझ लीजिए। और बोडेगा टाउन में जब हमारी नजर पड़ती है मिच के घर पे, तो हमें साफ पता चलता है, वो साफ दिखाई देता है कि उसका घर बिल्कुल ऐसी जगह में जहाँ पे जंगल काट के घर बनाया गया है। जब जंगल कटते हैं, पेड़ कटते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये तो हम प्रेजेंट टाइम में देख ही रहे हैं। इस साल हमने कितने फ्लड्स देखे हैं, कितनी जगह बादल फटे हैं, कितनी जगह लैंडस्लाइड हुई है, कितने लोग मरे हैं, कितनी जान और माल की हानि हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब का क्या हाल है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ डज इट मेक सेंस इन द मूवी। तो इसके लिए आपको एनवायरनमेंट और बर्ड अटैक्स के बीच में जो कोरिलेशन है उसको समझना होगा। देखो, इस मूवी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बर्ड्स अटैक क्यों कर रही है, क्योंकि मूवी में डायरेक्टली कोई आंसर दिया नहीं गया है, पर इसका जो जवाब है वो इसके विजुअल्स में छुपा हुआ है। देखो, ये बर्ड्स बच्चों पे, औरतों पे, आदमियों पे, सब पे हमला कर रही है, सब पे अटैक कर रही है। इनफैक्ट कई सारे लोग इस अटैक में मर भी जाते हैं। देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जंगल कटे, पेड़ कटे, तो लोगों ने पंछियों से उनका घर छीन लिया। तो वो जो पंछी है, वो जो बर्ड्स हैं, वो वापस आई है अपने घर वापस लेने, अपनी जगह वापस लेने, इसलिए वो ह्यूमंस पे अटैक कर रही हैं। और इसका प्रूफ हमें फिल्म के आखिरी फ्रेम में देखने को भी मिल जाता है। देखो, फिल्म के आखिरी फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि जो मिच है और उसकी जो फैमिली है, वो जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस कार में बैठ के अपने घर से चले जाता है, और उस घर पे 400-500 बर्ड्स है, केवल बर्ड्स ही बर्ड्स है। और लास्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि वो मिच फैमिली अपनी कार में बैठ के बस जा रही है, जाते 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 दूर चली जाती है,
और घर पे सिर्फ बर्ड्स और बर्ड्स ही रह जाती हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो बर्ड्स थी वो वापस अपनी जगह में आ गई हैं। जहां उनका कभी घर हुआ करता था अब वो वापस वहीं आ गई हैं। और जो मिच का घर है वो भी अंत में एक जंगल का हिस्सा ही बन जाएगा, वापस से जंगल ही बन जाएगा। बर्ड्स को इस फिल्म में एज अ मॉन्स्टर दिखाया गया है और बर्ड्स अटैक के रूप में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जब हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो एनवायरनमेंट नेचर भी अपने हिसाब से अपने तरीके से बदला लेता है, रिवेंज लेता है। तो यहाँ पे बर्ड्स वो रिवेंज ले रही हैं। रियल वर्ल्ड में रिवेंज का रूप लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सब चीजें ये आपदा ले लेती हैं जिसमें इतना नुकसान होता है। अगर हम नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो नेचर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू वायलेंस, ऑफ कोर्स बर्ड अटैक्स वायलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पर मूवी में कुछ डायलॉग्स ऐसे भी हैं जो अमेरिका में उस समय हो रहे गन वायलेंस पे कमेंट्री करते हैं। उस समय रिसेंटली दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 देखी थी और 1963 में जब ये फिल्म आई थी उस समय वियतनाम वॉर भी चल रही थी। तो वायलेंस दुनिया में बहुत ज्यादा था और अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और अमेरिका में तो शुरुआत से ही गन कल्चर काफी रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पे गन वायलेंस का शिकार होते रहे हैं, इनफैक्ट आज भी होते रहते हैं। एक सीन में कैथी मेलेनी को बताती है कि एक आदमी ने अपनी बीवी की गोली मार के हत्या कर दी क्योंकि वो स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था और उसकी बीवी ने रिमोट से चैनल चेंज कर दिया। बस इतनी सी बात पे उसने उसकी हत्या कर दी। ऐसे ही एक सीन मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत इंपॉर्टेंट लगा इस मूवी में, वो है बार वाला सीन। वहाँ पे हमें अमेरिकन सोसाइटी के अलग अलग हिस्से देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ लॉजिक में बिलीव करता है और किसी चीज में नहीं। वो किसी भी चीज को ऐसे यकीन नहीं कर लेगा, उस पर बिलीव नहीं कर लेगा, उसको प्रूफ चाहिए, उसको लॉजिक चाहिए। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि बर्ड्स ऐसे ही ह्यूमंस पे अटैक करेंगी, क्योंकि बर्ड्स का दिमाग बहुत छोटा होता है, मतलब उनका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि सारी बर्ड्स मिलके प्लान बना के ह्यूमंस पे अटैक कर सके। तो वो इस बात को बिलीव नहीं कर रहा है। वहीं पे एक इंसान ऐसा भी है जो इस चीज से बहुत डर रहा है, इस अटैक से डर रहा है। हालांकि उसने अटैक होते हुए देखा नहीं है, बट सुनी सुनाई बात पे भी डर रहा है। वहीं पे एक इंसान ऐसा भी है जो लोगों को डरा रहा है। वहीं पे एक इंसान ऐसा भी है जो है चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। और एक इंसान ऐसा भी है जो हर चीज में बिब्लिकल रेफरेंस दे रहा है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वहीं पे एक इंसान ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि गन निकालो और सारी बर्ड्स को गोली मार दो, जो अमेरिका के उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो गन वायलेंस में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे हमें गन वायलेंस पे कमेंट्री देखने को मिलती है। अब सरफेस लेवल पे आप इस फिल्म को ऐसे भी देख सकते हो कि इस फिल्म का जो नाम है द बर्ड्स, वो विमेंस को रेफर करता है। अमेरिकन स्लैंग में और बहुत ही डिमीनिंग वे में विमेंस को बर्ड्स कहा जाता है। और जैसे बर्ड्स उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे जो विमेंस है वो मिच के प्यार में दीवानी है। जैसे बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती है, ठीक वैसे यहाँ पे जो विमेंस है वो मिच के प्यार में इतनी दीवानी है कि एक लड़की तो उसके घर के पास में सेटल हो गई है, वहीं बोडेगा टाउन में आके बस गई है, और जबकि उन दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं है, एक जमाने में हुआ करती थी। एंड स्टिल वो वहीं पास में रहती है ताकि वो मिच के पास रह सके। और वहीं पे जो इस फिल्म की लीड कैरेक्टर है यानी कि मेलेनी, वो उससे एक ही बार बस बर्ड शॉप में मिली थी और उससे मिलने के बाद वो 69 किलोमीटर ट्रैवल करके उसके लिए लव बर्ड्स लेके उसके घर पहुंच गई उसे गिफ्ट देने। और वहीं पे मिच की जो माँ है वो भी मिच पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और बहुत पॉजेसिव है उसको लेके और उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो दिखाता है कि इस मूवी की सारी विमेन्स मेंस पे कितनी डिपेंडेंट है। और फिर जब एनी की डेथ होती है, जो मिच के घर के पास आके बस गई थी, उसकी डेथ होती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है कि औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। जब दो औरतें एक ही आदमी को प्यार करती है तो एक औरत दूसरी औरत को खा जाती है। हालांकि इस थ्योरी में ज्यादा वेटेज नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि इसे आप सरफेस लेवल पे ऐसे देख सकते हो, बट हाँ इसमें ज्यादा वेटेज नहीं है। जैसे थोड़ा सा था कुछ कहने के लिए तो मैंने आपको बता दिया, बट यू हैव टू मेक अप योर ओन माइंड कि आपको क्या लगता है। जहां तक मेरी बात है तो मैं एनवायरमेंटलिज्म, गन वायलेंस, उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ कि ये मूवी वो रिप्रेजेंट करना चाह रही है, वो बताना चाह रही है। इसके अलावा एक सीन में मेलेनी मिच को बताती है कि लास्ट समर में जो खबर आई थी जिसमें न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि मेलेनी रोम में एक फाउंटेन पे नंगी होके नहा रही थी पब्लिक प्लेस में, वो खबर झूठी है। उसको वहां पे फाउंटेन में किसी ने पुश किया था और उसने कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि वो खबर उसके फादर के राइवल्स ने छापी थी, इसलिए उन्होंने ऐसी छापी थी।
तो जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो मीडिया है वो कैसे सेंसेशनलिज्म पे चलता है। सच किसी को नहीं चाहिए था, ना तब चाहिए था ना आज चाहिए। तब बस अखबार बेचना होता था, और आज के टाइम पे वही सेम चीज व्यूज और क्लिक्स के लिए होती है। ऑल दे वांट इज मनी, नोबडी केयर्स अबाउट द ट्रूथ। वैसे मिच का कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और शुरुआत में ही उसको अच्छे से सेट कर दिया। ओपनिंग सीक्वेंस में वो जो बर्ड शॉप वाला सीन है, वहीं पे उसके कैरेक्टर को काफी अच्छे से सेट कर दिया गया है कि वो मॉरली कितना सही इंसान है। वो वहां पे मेलेनी के साथ प्रैंक कर रहा है। वो मेलेनी से कोर्ट में एक बार पहले मिल चुका है, जहाँ पे मेलेनी प्रैंक कर रही थी और उसके प्रैंक की वजह से कोर्ट की विंडो का ग्लास टूट गया था। तो वो उसको ये दिखाना चाहता है कि जब आप प्रैंक के दूसरी साइड होते हो तो कैसा फील करते हो, इसलिए वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मिच जस्टिस में बिलीव करता है। अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी भी है आपको बतानी कि एल्फ्रेड हिचकॉक को तो मानना पड़ेगा। मतलब 1963 में उन्होंने इस फिल्म को शूट किया है और यहाँ पे कोई CGI VFX यूज नहीं हुए, क्योंकि उस समय वो चीजें अवेलेबल ही नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय पे इस तरह के सीन्स को शूट करना, मतलब वो जो भी सीन्स है ना इस मूवी में, जितने भी वो सीक्वेंसेस है जब वो बर्ड्स अटैक कर रही हैं ह्यूमंस पे, वो अनबिलीवेबल है कि वहां पे उस समय पे एल्फ्रेड हिचकॉक ने इसे शूट कैसे किया, इन सीन्स को क्रिएट कैसे किया। स्पेशली जो वो वाला सीन है जिसमें बच्चे स्कूल से अपने घर भागते हुए जा रहे हैं और बर्ड्स उन पे अटैक कर रही हैं, वो अनबिलीवेबल है कि उस समय ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ या पता नहीं कौन सी विजर्डरी उन्होंने करी, कौन सा मैजिक उन्होंने किया, जो उन्होंने इस तरीके के सीन्स को शूट किया। मे बी दैट्स वाई उन्हें अपनी फील्ड का मार्वल कहा जाता है। तभी तो वो ब्लूप्रिंट है जिन्हें आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई एल्फ्रेड हिचकॉक वॉज द गोट, इज द गोट, एंड ही विल ऑलवेज रिमेन द गोट। ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो इस वीडियो में हमने वैसे सब कुछ कवर कर दिया है, पर फिर भी कुछ छूट गया हो या कुछ ऐड ऑन आप करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा। इनफैक्ट वो और लोगों के भी काम आएगा, और लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।